हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, और पढ़ने में अपने अपने व्यस्त भी होंगे। तो पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन सफलता भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी हमको। तो पढ़ते रहते हैं भाई। तो हमने कहाँ ख़त्म किया था? हमने भाई सैयद और लोदी वंश पे यहाँ पे आकर हम रुके थे। तो आज हम यहीं से अपना हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए ये है कि ये आपकी NCERT सार की क्लास है, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 तक का हम सारा NCERT कवर करते हैं, और वो भी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में ही आते हैं। लेकिन मेन मैं आपका LT ग्रेड और GIC के लिए चला रही हूँ, आपके PCS के लिए चला रही हूँ। तो आपको आराम से, आप अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी यूज़फुल है। आप अगर LT ग्रेड और GIC की कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री है। इसमें हम अभी जो है मिडवल में पहुंच चुके हैं। एशियंट हम फिनिश कर चुके थे और हम मिडवल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो सैयद और लोदी वंश से हमें आज शुरू करना है आज का। और मैं आपको बता दूं, आपका आधे घंटे का वीडियो होता है। ये आधे घंटे के वीडियो में हम जितना भी टॉपिक कवर कर पाते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक मैं बीच से नहीं छोड़ती हूँ। अगर आधा घंटा हो भी जाता है, यानी 30 मिनट हो जाते हैं और हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो मैं टॉपिक को फिनिश करने के बाद ही वीडियो को वाइंड अप करती हूँ, यानी अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। तो फिर अगर 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा तो कोई शिकायत नहीं करेगा कि आपका वीडियो 30 मिनट से ऊपर है और आपने बोला था कि आप 30 मिनट का वीडियो रखते हो। ठीक है, तो क्योंकि पढ़ना ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो अब 30 मिनट इसलिए कर देती हूँ ताकि आप बोर ना हो। और चूँकि मेरी दिन में 3 क्लासेस आती हैं, तो 3 क्लासेस 30 मिनट की, अगर हम 40 मिनट या 30 मिनट की क्लास कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो 2 घंटे की क्लासेस हो जाती हैं। 2 घंटा भी आप अगर मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है। तो है, और मैं थोड़ा फास्ट कराती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में कवर करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियोस कैसे लगते हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको और क्या सुधार चाहिए मुझ में, या आप और कौन सा कंटेंट मुझसे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद एवं लोधी वंश। ठीक है, तो आगरा शहर को किसने बसाया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में भाई। आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोधी ने, इसको रट लीजिए। ठीक है, आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। किसके किसके बीच हुई? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई। कब हुई? तो 1526 में हुई। कितने सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में मिल गए हमको। और इसमें पहली लड़ाई में कौन जीता? तो बाबर जीता। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? तो सिकंदर लोधी करता था। वो मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, ये कहा था बहलोल लोधी ने। ठीक है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। सैयद राजवंश की स्थापना की खिज्र खान ने। किसने करी थी? खिज्र खान ने की थी। चलिए, दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और ये वही इब्राहिम लोधी है जो 1526 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया था बाबर के साथ में। ठीक है, खिज्र खान सैयद राजवंश से संबंधित था। ठीक है, आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो आगरा को अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। ठीक है, और 1526 में ये मारा जाता है पानीपत के युद्ध में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो शासन कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं सल्तनत कालीन प्रशासन, स्थापत्य और कला में। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक कौन सा है? तो चार मीनार। चार मीनार किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंशा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीरे खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य प्रत्याचार विभाग को जाना जाता था दीवाने इंशा नाम से। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी।
ठीक है। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। किस नाम से? बंदगान के नाम से। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। तो अलाई दरवाजा में, दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। ठीक है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पकी हुई ईंटों और चूने के गारों से। ठीक है। कहाँ पर है? हरियाणा में। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान ये किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुल दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था खिज्र खान ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी, तो सुर्खी शुरू की थी सल्तनत सुल्तान ने। हौजे सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। मोट की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो भाई ग्वालियर में स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोली वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है। खरीदादार कौन था? तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था वो खरीदादार कहलाता था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मुमालिक। क्या कहा जाता था? आरिजे मुमालिक कहा जाता था सैन्य विभाग के अध्यक्ष को। अब हम पहुंच गए हैं सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार में। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं वो है हरिकेली नाटक। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका अमीर हसन फिजनी ने संकलन किया था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अलबरूनी ने। फ़र्क ए मुदब्बिर द्वारा युद्धकला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब अल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। ठीक है। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नय ने। ठीक है। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता कहा जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। तारीख़ फिरोज शाही के कौन लेखक हैं? तो ज़ियाउद्दीन बरनी हैं। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्ट लिखी थी वो हैं अमीर खुसरो। भारत का तोता के नाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है। अब हम ग्रंथ और रचनाकार को देखेंगे। तो रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है। राग विबोध लिखा है सोमनाथ जी ने। चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखी है वेंकट रमन या वेंकट मखिन ने। तबकाते नासिरी के लेखक हैं मिनहाजुल सिराज। ताजुल मासिर के लेखक हैं हसन निज़ामी। तारीख़ुल हिंद के लेखक हैं अलबरूनी। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। पद्मावती कथा के रचनाकार हैं दामोदर कवि। राग विबोध के रचनाकार हैं सोमनाथ। आशिका के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। तबकाते नासिरी के रचनाकार हैं मिनहाजुल सिराज जसजानी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं शम्से सिराज अफीक। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो। हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है। तो विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। राय किसको कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था क्या? नरपति। ठीक है। जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल हैं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था 1336 ईस्वी में। यह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो है निकोलो कोंटी।
तुलुप राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुप राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है। प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो थी वो कुश्ती में भाग लेती थी और विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर राज्य। ठीक है। कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित है। धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, तो हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह विट्ठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है किसको? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। ठीक है। 1347 में हसन गंगू ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। किसने करी? किसकी करी थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलुप राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो कृष्णदेव राय ने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है। अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया है। अब श्री कृष्ण देव राय ने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया। अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है, तो वे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोटी ने 1420 में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा जिला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है। गोलकुंडा कहाँ पर है? तेलंगाना में। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो हरिहर प्रथम जो है वो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो हम्पी के खंडरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है वो दुनिया के समक्ष लाए थे। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया। तो जैनुल आबादीन ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ है वो 23 जनवरी 1565 को हुआ है। अब्बू रज्जाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के राज्यकाल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? तो वेंकट सेकंड ने ये जो है वो प्रदान की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? तो गंगा देवी हैं। ठीक है। इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी जिसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यम के रूप में वर्णित किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ठीक है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए और वे रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना करी है और जिसे अमुक्त माल्यद के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी और चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। महाकाव्य कहानी मनु चरित्र के लेखक कौन है? अल्लाह सानी पेदना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा जो कि एक पुर्तगाली लेखक थे। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का कारण थी। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी तो वो था अलाउद्दीन हसन जिसने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी और यह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था अहसानाबाद शहर। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित था
अहमदनगर सल्तनत। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कुन्नू पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुंबज। ठीक है, बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर। ठीक है, संगम वंश 1336 से 1485 तक रहा और इसका संस्थापक कौन था? हरिहर प्रथम। सालुब वंश 1485 से 1505 तक रहा और इसकी स्थापना नरसिंह सालुब ने की थी। तुलुब वंश का 1505 से 1570 तक रहा और इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अराविडु वंश जो है 1570 से 1649 तक रहा और इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य। ठीक है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। कितने? 5। ठीक है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेके आए थे रामानंद जी। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीरदास बीजक के लेखक है। रामचरितमानस का वो कांड अध्याय जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। ठीक है, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान में राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना करी, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित हैं। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। ठीक है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। कौन? हंस संप्रदाय के लोग। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक है रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियां मीर सिंध प्रांत राज्य से संबंधित थे। अजमेर जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ है। डैश एक मुस्लिम संत रहते थे, तो शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। ठीक है, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वो धर्मार्थ व्यय करता है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा संकलित किया गया और उसे हदीस कहा गया। क्या कहा गया? हदीस। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो वो है हठ योग। ठीक है, सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूबे इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। वो सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया वो है फरीदुद्दीन गंजे शकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय का कहना था कि संगीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूफीवाद में सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया है
भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? तो गुरु गोविंद सिंह की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बना था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कहना है रामानंद जी का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। ठीक है, वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे? नामदेव थे। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। ठीक है, इस्लाम में प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानखाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ होता है संत। क्या अर्थ होता है? संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताएं जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वो थे बसवन्ना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास ने। पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। वे हैं आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य, जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, गौरांग के नाम से, वो नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। ठीक है, लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की महिला संत थी, की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्रियों में से की जाती है। गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वाराकरी संप्रदाय से जुड़े थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवरों के नेतृत्व में हुआ और वे भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पे संप्रदाय और संबंधित संत को देखेंगे। जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित है शेख बहाउद्दीन जकारिया जी। नक्शबंदी संप्रदाय के संत हैं अहमद सरहिंदी। कादरी संप्रदाय के संत हैं शेख दाऊद किरमानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सल्तनत काल विविध में। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। तो पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। कहाँ पे? भारत में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग थे। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा 1211 से लेकर 1236 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है, अब शासक और राज्य देख लेते हैं। तो राणा हमीर जो हैं वो मेवाड़ के शासक थे। राजा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खानदेश के शासक थे और मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो हैं वो जौनपुर के शासक थे। अब देख लेते हैं हम बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। ठीक है, तो अभी समय है तो भी कवर कर लेते हैं। बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1494 में बैठा था। ठीक है, बाबर जो है वो तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था 1494 में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर
केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी की विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। ठीक है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। ठीक है। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी का मान लिया गया था। तो गाजी की उपाधि जो है वो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने ली। ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? तो भाई बाबर ने करी है मुगल साम्राज्य की स्थापना। खानवा का युद्ध जो है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में लड़ा गया था। ठीक है। सबसे पहले इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा 1527 में, खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध इसने 1529 में लड़ा। ठीक है। और भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो बाबर थे। अब इसने 1528 में एक और लड़ाई लड़ी है, बताइए कौन सी लड़ी है? 4 ही युद्ध लड़े इसने, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुगलकमा रणनीति का प्रयोग किया था। तो तुगलकमा रणनीति का प्रयोग किया था बाबर ने। ठीक है। युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। और कब हुआ? 1526 में हुआ। याद करते हुए चलिए। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खां ने। ठीक है। अब पहुंच गए हम हुमायूं और शेरशाह में। ठीक। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो फरीद था। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शुरू हुआ शेरशाह सूरी के शासन में। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा को सासाराम से। यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समूद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है। वो शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी तो वो था हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहाँ पर है? सासाराम में। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापांकन की व्यवस्था शुरू की थी शेरशाह ने। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी 1540 से 1545 तक। ठीक है। 1538 में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। ठीक है। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। शासक अपने हजरत आला की उपाधि धारण की थी शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, तो रई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा स्थान से संबंधित है मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। आगे बढ़ते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया था, इस कथन को आप संबद्ध करेंगे शेरशाह ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। वो इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना वो है KR कानूनगो। हुमायूं का जन्म वर्ष कब है? तो 1508 में। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासक था मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं ने अपनी
अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये लड़ा गया था। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया, तो वो था शेरशाह सूरी। मुगलों को अपने तैमूर तुमिरुदी राजवंश पर गर्व था। वे इसे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। तो चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था, ये बाबर का युद्ध है। ठीक है, तो यही एक युद्ध है। पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का युद्ध। 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं का युद्ध था शेरशाह के साथ। कन्नौज का युद्ध भी आपका हुमायूं का युद्ध है। ठीक है, और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम अकबर पे पहुंच जाते हैं। तो अभी अच्छा, अकबर को ऐसा करते, समय हो चुका है, तो अब हम अकबर को करेंगे कल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में थोड़े बहुत कमेंट कर दीजिए करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कंटेंट समझ आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं, या आप और कौन सा कंटेंट मुझसे चाहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब हम कल करेंगे अकबर वाला टॉपिक। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।